हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले हम लोग 17 लेक्चर्स इकोनॉमी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही मैं आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी तो आपको वहां भी मिल जाएगा। तो कीप ऑन वॉचिंग अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमने ना लास्ट लेक्चर में इकोनॉमी के 17 लेक्चर में क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे हम लोग। बाकी हम लोगों ने फॉरेक्स रिजर्व के बारे में और ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस करा दूंगी, तो यहाँ है वो क्वेश्चंस। तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इनमें से कौन सा है वो जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट नहीं है। तो हमें पता है चार चीजें होती हैं। एक होता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व, तीसरा होता है आपका एसडीआर, चौथा क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है। तो ऑब्वियसली चौथा सोवेन वेल्थ फंड ये नहीं होता है, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच इंस्टीट्यूशन मेंटेन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कौन सा इंस्टीट्यूशन करता होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? लेट मी थिंक। ऑब्वियसली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बढ़िया डिफाइन करता है? तो टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो भी हम फॉरेन से ट्रेड कर रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपॉजिट हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन फॉरेन बैंक्स? नहीं, जो डिपॉजिट गवर्नमेंट होल्ड करती है फॉरेन बैंक्स में उनको भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं कहते हैं। इसके बाद है स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड एंड आईएमएफ रिलेटेड एसेट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो जो भी हमारे पास गोल्ड हो गया, आईएमएफ रिलेटेड एसेट्स हो गए, ये जितनी भी चार चीजें होती है ना, इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वो भी हमारे सेंट्रल बैंक के पास होता है ये, ठीक है। फिर है टोटल इनफ्लो ऑफ एफडीआई एफआईआई इन ईयर, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली ऑप्शन जो सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर यूजफुल फॉर। अब इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्यों यूजफुल है? तो मेंटेनिंग एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो ये एकदम सही है। मैनेजिंग द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट जो करेंसी हम लोग एक्सचेंज करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। इसके बाद है पेइंग फॉर इम्पोर्ट्स इन फॉरेन करेंसी, जो भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो उसको पे करने के लिए भी यूज होता है, एकदम सही है ये भी। फिर है फंडिंग डोमेस्टिक बजट डेफिसिट। तो जो भी हमारे डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडिया के अंदर अगर बजट डेफिसिट आ गया है तो बजट डेफिसिट का रिलेशन इससे बिल्कुल नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। और बजट डेफिसिट अगर होगा भी डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर तो वो हम इंडियन करेंसी में करेंगे उसको पूरा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज हम लोग क्यों करेंगे, राइट? तो ये गलत है। आई थिंक ये क्वेश्चन में मैंने पूरा नहीं लिखा है। यहाँ पे नीचे आएगा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और उसमें आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था। तो 1, 2 एंड 3 ये तीन है जो सही है, ठीक है। वो नहीं होता सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली, उस तरीके का कुछ होगा। वो मैंने लिखना भूल गई हूँ। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन सही है आपके जो सही है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जनरली इंडिकेट्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है? ये मत पढ़ो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, ठीक है। मुझे बताओ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है यानी कि या तो मैं एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रही हूँ जिससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, राइट और रॉन्ग, राइट। या तो क्या हो रहा है, मेरी कंट्री में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, जिस वजह से मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। तो मेरी कंट्री में ना पैसा आ रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। या तो फिर मैं एक्सपोर्ट हाँ बहुत ज्यादा कर रही हूँ, इम्पोर्ट से ही मैंने आपको बता दिया, इम्पोर्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या है अब देखते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट इज राइजिंग। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने का मतलब है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट राइज कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, गलत। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यही है, आपका मान लो कि मेरा इंपोर्ट बढ़ रहा है एक्सपोर्ट से, तो जो वो वैल्यू आई है ना दैट इज ट्रेड डेफिसिट, ऐसे समझ लो, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था। तो ये गलत है, ये नहीं है। इसके बाद है कैपिटल इनफ्लो आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो कंट्री में पैसा आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है। तो हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी ना इस को ना हम लोग होल्ड करके रखते हैं इस स्टेटमेंट को, कि अगर मुझे बाकी दोनों स्टेटमेंट्स अगर उतनी फेवरेबल नहीं लगी तो ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद, इम्पोर्ट्स आर हायर देन एक्सपोर्ट्स, ये सही है क्या? इम्पोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा है? तो नहीं, ये गलत है। इम्पोर्ट जो है आपका एक्सपोर्ट से कम होना चाहिए, राइट। फिर हमारे पास गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट इज फॉलिंग। अगेन फिस्कल डेफिसिट से इसका कोई लेना देना है नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जहां हमने होल्ड किया था कि कैपिटल इनफ्लो आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि कंट्री में पैसा आ रहा है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, देखो ये मैंने क्यों होल्ड करने के लिए बोला आपको, ये एकदम सही है, ये कंट्री में पैसा आ रहा है, इसमें से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है।
लेकिन अगर इसके बदले नीचे यहाँ पे ये होता है ना कि एक्सपोर्ट्स आर हायर देन इम्पोर्ट, तो हम उसको टिक कर दें क्योंकि वो ज्यादा फेवरेबल स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? इस वजह से इसको होल्ड करके रखा था। इसके बाद है द टर्म फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू, फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है? यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में जो गुड्स का आदान प्रदान होता है वो। फिर है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन नेशंस करेंसी इनटू अनदर, ये एकदम सही है। एक कंट्री की जो करेंसी है उसको मैं चेंज करती हूँ दूसरे कंट्री की करेंसी में, दैट इज कॉल्ड माई फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ गया? बाकी के दो ही पढ़ लेते हैं। द ट्रेड बैलेंस बिटवीन टू कंट्रीज, नहीं। द वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन डोमेस्टिक टर्म्स, ये भी गलत, तो बी इज द ओनली ऑप्शन जो सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स फॉरेक्स रिजर्व फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज? तो फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज से किस तरीके से अलग है? तो पहला तो है देखो पहले फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज हमें पता है जो मेरी करेंसी की वैल्यू है दूसरे करेंसी के टर्म्स में क्या है मैं वो चेंज करती हूँ, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। और फॉरेक्स रिजर्व तो हमें पता है ये जो एसेट सेंट्रल बैंक होल्ड करता है। तो फॉरेक्स रिजर्व आर हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड फर्म, एकदम सही है। तो फॉरेन एक्सचेंज आपका सभी लोगों के पास रखा फॉरेन करेंसी होता है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे बैंक हो, सभी के पास। समझ में आ गया? तो ये एकदम सही है। इसके बाद है फॉरेक्स रिजर्व फ्लक्चुएट डेली, फॉरेन एक्सचेंज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये तो गलत है एकदम। फॉरेक्स रिजर्व आपका डेली फ्लक्चुएट हो रहा है और फॉरेन एक्सचेंज रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल भी नहीं। करेंसी की वैल्यू डिमांड, मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट, फॉरेक्स रिजर्व आर पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व कंसिस्ट ओनली ऑफ गोल्ड होल्डिंग्स, तो ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली ऑप्शन जो सही है। नेक्स्ट आ जाओ, द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड क्या होता है? तो जो भी हमारे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड। ठीक है। तो ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, गलत। सर्विसेज का भी होता है। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ये एकदम सही है। जो भी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। समझ में आ गया? ओनली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ओनली करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, दोनों गलत है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका दोनों आता है, कैपिटल अकाउंट भी करेंट अकाउंट भी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब बीओपी सरप्लस इम्प्लाइज, यानी कि बीओपी की अगर वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या इंडिकेट करता है? कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल डिक्रीज, कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्रीज हो जाएगी? नहीं, सरप्लस है यानी कि बढ़ेगी, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट से। तो कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल इंक्रीज, एकदम सही है ये वाला। कंट्री इज फेसिंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट, गलत। द रुपी विल डेप्रिशिएट शार्पली, गलत, बल्कि एप्रिशिएट होने के चांसेस है, डेप्रिशिएट नहीं। इसके बाद है नीड रिप्रेजेंट्स, नीड क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वेटेड एवरेज ऑफ बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट विद ट्रेडिंग पार्टनर, एकदम ठीक है। वेटेड एवरेज ही तो बताता है नीर मुझे, नीर वेटेड एवरेज नॉमिनल एक्सचेंज रेट विद मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके नहीं, ये हमको बताता है, तो ये एकदम सही है। इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट्स, नहीं। परचेजिंग पावर पैरिटी बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी, ये भी गलत है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, रीर इज डिराइव्ड फ्रॉम नीड, तो रीर आपका नीर से ही निकला है, एकदम सही है। तो वो कैसे? तो देखो, रीर जो है ना आपका वो होता है नीर इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन में फॉरेन प्राइस इंडेक्स, समझ में आ गया? ये होता है आपका रीर। यानी आपका रीर ना नीर को इन्फ्लेशन डिफरेंस से एडजस्ट करके निकालते हैं हम लोग। तो ये जो होगा आपका एडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, नहीं। एडजस्टिंग नीड फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन इकोनॉमीज, एकदम सही है ये वाला बी। इसके बाद है कंसीडर ओनली गोल्ड एंड एसडीआर, नहीं। टेकिंग एवरेज ऑफ मल्टीपल स्पॉट एक्सचेंज रेट, ये भी गलत है। मल्टीपल जो वो होते हैं हमारे पास करेंसीज होती हैं उनका हम लोग कहते हैं, ये गलत है। इसके बाद है इफ रीर इज ग्रेटर देन 100 इट इम्प्लाइज, अगर रीर की वैल्यू जो है 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब होगा रुपी जो है ना ओवर वैल्यू हो गया है, एक्सपोर्ट आपके कॉस्टली हो जाएंगे और इम्पोर्ट आपका चीप हो जाएगा। समझ में आया? तो डोमेस्टिक करेंसी अंडर वैल्यू नहीं, ओवर वैल्यू हो गया है, तो डोमेस्टिक करेंसी इज ओवर वैल्यू। समझ में आ गया? ये एकदम सही है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इज लोअर देन ग्लोबल इन्फ्लेशन, नहीं, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ने के भी चांसेस हैं। इसके बाद है ट्रेड बैलेंस विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बी इज द ओनली ऑप्शन जो कि सही है।
इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू एन इंक्रीज इन रीढ़। अब रीढ़ की वैल्यू बढ़ेगी कब? तो रीढ़ आपका बढ़ता है जब डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, रुपी कॉस्टली लगता है और रुपी आपका एप्रिशिएट करता है। समझ में आ गया? तो ये दोनों सर्कमस्टांसेस अगर हैं तो रीढ़ की वैल्यू आपकी बढ़ती है। तो हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एकदम सही है ये। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट मेजर करेंसी नहीं, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। 3 फर्स्ट एंड थर्ड इज द ओनली ऑप्शन जो सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ए। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीड एंड रीड इज आर करेक्ट। नीड और रीड को लेके कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? नीड मेजर्स नॉमिनल एक्सचेंज रेट मूवमेंट विद ट्रेडिंग पार्टनर्स, एकदम सही है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और रीड शोज द रियल competitiveness ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन ग्लोबल मार्केट, ये भी एकदम सही है। नीड इज ऑलवेज हायर देन रीड, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, रीड भी आपका नीड से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड है जो सही है, तो बी इज द ऑप्शन जो कि सही है। नेक्स्ट है द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट्स व्हेन। अब कब होता है अप्रिशिएट्स? अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, रुपी कॉस्टली हो गया है, तो रील आपका एप्रिशिएट होगा, यानी कि ओवर वैल्यू होगी। ठीक है, करेंसी की। तो कौन सा होगा? डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इज हायर देन ट्रेडिंग पार्टनर्स, एकदम सही है ये आपका। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन लोअर नहीं होगा, बढ़ेगा। नियर डिक्रीज ऐसा कंपल्सरी नहीं है। और ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस ये जरूरी नहीं है। तो ए इज द ओनली ऑप्शन जो सही है। फिर आ जाओ, अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज। अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो करेंसी की वैल्यू होती है वो दूसरी करेंसी के टर्म्स में फिक्स कर दी जाती है, राइट? तो डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, नहीं, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। कॉन्स्टेंटली एडजस्टेड बाय मार्केट, मार्केट फोर्स भी इसको एडजस्ट नहीं करती है। पैक्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, एकदम सही है, उस किसी देश की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक है जो फिक्स कर देती है वैल्यू। तो सी जो है वो एकदम सही है। इसके बाद है अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज बेनिफिशियल बिकॉज। अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि वो आपका मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही डिसाइड कर लेता है करेंसी का रेट। ठीक है, अगर इम्पोर्ट ज्यादा है करेंसी गिरती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है बीओबी बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये पूरा सिस्टम रहता है इसका। तो इट स्टेबलाइजेस द करेंसी वैल्यू, नहीं स्टेबलाइज नहीं करता है, कभी कभी बहुत अप्रिशिएट हो जाता है, कभी बहुत डिप्रिशिएट हो जाता है। जो भी मार्केट वैल्यू रहती है उस, जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई रहता है उस हिसाब से। नेक्स्ट, इट एलिमिनेट्स द स्पेक्यूलेशन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, स्पेक्यूलेशन को क्यों एलिमिनेट करेगा? इट अलाउज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन बीओपी, एकदम सही है, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें ऑटोमेटिकली ये जो है एडजस्ट होता रहता है। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, इधर द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? प्योरली मार्केट डिटरमाइंड, प्योरली मार्केट डिटरमाइंड नहीं होता, इसको डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। मार्केट डिसाइड करता है, पर कभी कभी आपका आरबीआई भी है जो इसमें इंटरवीन कर जाता है ताकि एक्सेसिव वैल्यू ना गिर जाए रुपीस की। समझ में आया? जब भी ऐसी कंडीशन दिखती है तो सेंट्रल बैंक आपका इंटरवीन कर जाता है। तो मार्केट बेस्ड बट ओकेजनली इंटरवीन बाय द सेंट्रल बैंक, सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अ पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज वन वेयर। अ पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? तो पेग्ड सिस्टम में ना, मान लो जैसे रुपी है, वो किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी यूएसए के साथ जो है वो फिक्स कर दी जाती है। तो उसकी वैल्यू फिक्स जब चेंज नहीं होगी, चाहे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कितना भी गिरे और बढ़े। ठीक है, द डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू इज लिंक्ड टू अनदर मेजर करेंसी, एकदम सही है, तो जो भी मेरी डोमेस्टिक करेंसी है रुपी, उसकी वैल्यू मैंने जो मेजर करेंसी है यूएस डॉलर उसके साथ मैंने फिक्स कर दी है, अब मैं चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। तो द एक्सचेंज रेट चेंजेस डेली बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन, नहीं डेली नहीं चेंज होता, वो एक बार फिक्स हो गया है तो वो फिक्स ही रहता है। इट इज डिसाइडेड बाय आईएमएफ पीरियोडिकली, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, नहीं ऐसा नहीं है, तो तीनों ही गलत है आपका, तो ए इज द ओनली ऑप्शन जो सही है। द स्पॉट एक्सचेंज रेट रेफर्स टू। अब स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है? ऑन द स्पॉट इमिडिएटली जो भी रेट है ना आज के दिन में, उसी में ट्रांजेक्शन होगा। तो द रेट फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑफ करेंसी, नहीं। द करेंट रेट फॉर इमीडिएट करेंसी ट्रांजेक्शन, एकदम सही है, इमीडिएट मतलब कि आज के दिन का रेट जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन इमीडिएटली विद इन 2 बिजनेस डेज जो है कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्पॉट रेट कहलाता है। फिर आपका द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये द करेंट रेट फॉर बाइंग फॉरेन करेंसी, नहीं। द रेट अग्रीड अपॉन फॉर अ करेंसी एक्सचेंज एट अ फ्यूचर डेट, फ्यूचर में जो भी हम लोग करेंसी एक्सचेंज करेंगे आज के मार्केट फोर्सेस के हिसाब से हमने वो डिटरमाइन किया है कि फ्यूचर में हम लोग ये रेट रखेंगे 3 महीने बाद, 1 साल बाद, इस तरीके से। ठीक है, उस टाइम मार्केट का जो भी हाल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने आज के सिनेरियो देख के फ्यूचर में वो फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर आपका द रेट डिसाइडेड बाय आरबीआई वीकली, गलत। नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये भी गलत है, बी इज द ओनली ऑप्शन जो सही है। नेक्स्ट है
when the government fixes different exchange rate for different types of transaction, example import export, imports and tourism it is called। तो गवर्नमेंट आपका डिफरेंट टाइप का फिक्स करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डुअल एक्सचेंज रेट। यानी कि जब आपका अलग अलग ट्रांजेक्शन जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया, उनके लिए अलग अलग रेट जो है वो डिसाइड किए जाते हैं कि इस रेट पर टूरिज्म के लिए करेंसी एक्सचेंज की जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इस रेट इस हिसाब से किया जाएगा। तो उसको डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम गलत, डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम बी इज द ऑप्शन जो सही है। नेक्स्ट है इन द क्रॉलिंग पेग सिस्टम द एक्सचेंज रेट्स। अब क्रॉलिंग पेग सिस्टम क्या होता है, तो चेंजेस ऑटोमेटिकली विद इन्फ्लेशन नहीं, इज एडजस्टेड पीरियोडिकली इन स्मॉल अमाउंट्स टू रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ये एकदम सही है, बी ऑप्शन। तो बेसिकली क्रॉलिंग पेग ना एक फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। रेट थोड़ा थोड़ा आपका चेंज रहता है, होता रहता है इन्फ्लेशन या बीओपी के हिसाब से, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा जो सही है। फिर है ब्लैक मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम अराइजेज व्हेन, कब अराइज होता है, तो द सेंट्रल बैंक लीगलाइजेज पैरेलल करेंसी ट्रेड नहीं, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सीड्स ऑफिशियल अवेलेबिलिटी, ये एकदम सही है। मैं आपको समझाती हूँ, देखो जैसे कि अभी $10 ही मौजूद है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास और सबको पता है कि $10 ही अवेलेबल है, तो अब लोग ना क्या करते हैं, किसी ने बाय कर लिया $5, उसको पता लग गया है कि अब कुछ ही टाइम में डॉलर्स की बहुत नीड पड़ेगी, तो ब्लैक मार्केट में बेचूंगा। तो जितना अब $5 है उस बंदे के पास और डिमांड 50 लोग कर रहे हैं, तो वो इस केस में क्या करेगा, इस $5 की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा के बेचेगा। तो बेसिकली डिमांड बहुत है लेकिन उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है उतनी, तो उस केस में ये जो रेट जो है बहुत हाई करके ब्लैक मार्केट में बेचे जाते हैं। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, रीड इज ऑलवेज इक्वल टू नीड, तो नहीं ऐसा नहीं है। फिर है नीड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन व्हाइल रीड डज नॉट, ये भी नहीं है। नीड इज नॉमिनल, रीड रिफ्लेक्ट्स रियल कंपेटिटिवनेस, ये एकदम सही है। तो नीड आपका नॉमिनल है, इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है, रीड आपका रियल है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करता है। समझ में आ गया, तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है ये चीज। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप ये आपको क्लियर है। जो एक्सचेंज रेट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इन सब चीजों को कंपाइल करके क्वेश्चंस ये मुझे कल ही कराने थे, लेकिन कल मैंने प्रिपेयर नहीं किए थे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, हम लोग करते हैं आज के लेक्चर के साथ अपना सेशन स्टार्ट, जो कि है लेक्चर नंबर 18। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें। तो रिलेशन बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और एक्सचेंज रेट क्या होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट ये कवर करने वाले हैं। देन हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसके बारे में पढ़ेंगे, लास्टली हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशन है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है, जब एक करेंसी की वैल्यू हम लोग दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं बेसिकली, तो उसको हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। दूसरा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड, यानी कि जो भी पैसा मैंने गुड्स को बेच के कमाया है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड का बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना या तो जीरो आनी चाहिए, और अगर जीरो से ज्यादा है तो उसको हम लोग ट्रेड सरप्लस कहते हैं। समझ में आ गया। तो एक्सपोर्ट जो है गुड्स का, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड हियर, ध्यान रखना, माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, तो वो आपका क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो ट्रेड सरप्लस है, अगर मेरा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो ट्रेड मेरा डेफिसिट है। ये चीज ध्यान रखना, ये टर्म्स आपसे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, इंपोर्ट ज्यादा है बेसिकली तो ट्रेड डेफिसिट। समझ में आ गया। तो ये आपका ना करंट अकाउंट का पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है, गुड्स इंक्लूडेड है, तो ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। समझ में आ गया। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। ये फॉरेन करेंसी एसेट है, यूएस डॉलर, यूरो, गोल्ड, एसडीआर, आईएमएफ रिजर्व पोजीशन। ये आपका हेल्प करते हैं इंपोर्ट के लिए पे करने में, रुपी को स्टेबलाइज करने में, और आपका बीओपी या करेंसी क्राइसिस जब आ जाता है उसको हैंडल करने में, ठीक है। नाउ हाउ आर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड फॉरेक्स रिजर्व लिंक्ड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और फॉरेक्स रिजर्व कैसे लिंक्ड है, तो मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो। बैलेंस ऑफ ट्रेड से आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है इंपोर्ट कम किया है, राइट। तो एक्सपोर्ट ज्यादा किया यानी कि आपके पास पैसे आए हैं फॉरेन करेंसी में, तो वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे आरबीआई के पास। आरबीआई इसको कहाँ पे स्टोर करके रखेगा, आरबीआई उसको फॉरेक्स रिजर्व में स्टोर करके रखेगा। समझ में आ गया। तो इस वजह से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड फॉरेक्स रिजर्व ये दोनों ही चीजें आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। क्लियर है ये चीज। नाउ केस लेके चलते हैं, केस वन, जब हमारे पास ट्रेड सरप्लस है यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी,
आरबीआई डॉलर्स या यूरोस जिस भी करेंसी जो भी करेंसी आई है इंडिया में, उसको अपने पास रखेगा और उसमें को फॉरेक्स रिजर्व में रखेगा और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा आपका, ठीक है? जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है आईटी सर्विसेज प्रोडक्ट से, तो आरबीआई अर्न करेगी डॉलर में और उसको ऐड कर देगी फॉरेक्स रिजर्व में। क्या हुआ? जो भी आईटी सर्विसेज प्रोडक्ट्स वगैरह थे उनको मैंने बेचा, उनको बेचने के बाद यूएस मार्केट में डॉलर्स आए मेरे पास और डॉलर्स कहाँ चले गए मेरे? फॉरेक्स रिजर्व में। समझ में आ गया? तो ये कब हुआ है? जब मेरा एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा है इम्पोर्ट से। नाउ दूसरा लेते हैं जब इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो आरबीआई के पास रखे हुए थे फॉरेन करेंसी एसेट्स डॉलर्स, यूरो व्हाटएवर द करेंसी उनको यूज़ करेगा आरबीआई क्योंकि यहाँ पे डेफिसिट हो गया है यानी कि घाटा लग रहा है। तो उन पैसों को इस्तेमाल उन रिजर्व्स में से पैसों को निकाल के इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? तो मोर फॉरेन करेंसी गोज़ आउट टू पे फॉर इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट के लिए पैसे देने पड़ेंगे हमको। आरबीआई को फॉरेक्स रिजर्व यूज़ करना पड़ेगा उस गैप को भरने के लिए और फॉरेक्स रिजर्व इससे डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अगर इंडिया इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल, गोल्ड, मशीनरी स्पेंड करता है डॉलर्स में, फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू गिर जाएगी। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ अदर वेज़ ट्रेड इम्पैक्ट फॉरेक्स रिजर्व। ये तो हो गया आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़। इनके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, सिचुएशंस है जिनका इम्पैक्ट हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे पड़ता है। जैसे कि हाई ऑयल एंड गोल्ड इंपोर्ट्स। तो इसमें क्या होगा जो हमारे रिजर्व है वो डिप्लीट हो जाएँगे, कम हो जाएँगे। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ। अगर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारा जो रिजर्व्स है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट है वीक रूपी यानी कि रूपी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है तो इस केस में भी क्या होगा हमें ज्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे उसको भरने के लिए गैप को तो जिससे हमारा रिजर्व जो है वो गिर जाएगा देखो क्या कहा मैंने पहले आपका $1 80 रुपीज था अब 85 रुपीज है तो 85 रुपीज है यानी कि रुपीज की वैल्यू वीक हो गई है तो अब जो भी गैप आएगा अगर डॉलर्स कम पड़ेंगे तो कहाँ से लेना पड़ेगा मुझे आरबीआई से लेना पड़ेगा ठीक है तो मेरा रिजर्व घट जाएगा फिर एफडीआई एफपीआई इनफ्लो होगा ट्रेड डेफिसिट के टाइम में तो ये हमारे रिजर्व को प्रोटेक्ट करेगा देखो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से लेकिन एट द सेम टाइम हमारे कंट्री में ना एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारे जैसे $100 का मैंने कमाया है और $50 $100 मैंने खर्चा किया है और $50 मैंने कमाया है तो $50 यहाँ आरबीआई को अपनी जेब से भरना पड़ता फॉरेक्स रिजर्व में से पर एट द सेम टाइम हमारी कंट्री में एफडीआई हुआ है यानी कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया है मान लो $60 का टोटल ठीक है तो अब ये $60 में से $10 आरबीआई अपने रिजर्व में रख लेगा और $50 यहाँ पे यूज कर लेगा समझ में आ गया तो ये जो ट्रेड डेफिसिट वाली सिचुएशन आई है इससे हम लोग बच जाएंगे तो इससे हमारे जो रिजर्व्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे द रीजन व्हाई मैं ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कुछ भी आप रट के नहीं जा सकते हो सिनेरियोस के बेसिस पे बनेंगे इफ दिस हैपेंस तो क्या होगा फॉरेक्स रिजर्व के साथ इफ दैट हैपेंस तो क्या होगा फॉरेक्स रिजर्व के साथ इस वजह से आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है ठीक है नेक्स्ट आ जाओ रिलेशन बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट के बीच में क्या रिलेशन है तो देखो एक्सचेंज रेट यानी कि जो रुपीस की वैल्यू होती है डॉलर्स के कंपैरिजन में या किसी और करेंसी के कंपैरिजन में वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली देखो कैसे तो बीओपी अफेक्ट एक्सचेंज रेट कैसे केस वन बीओपी डेफिसिट हो गया यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया है $50 का उधार है मेरे पास $100 मैंने कमाया है और $150 मैंने गवाया है $50 का गैप आ गया अब उस $50 के गैप को भरने के लिए आरबीआई को कहाँ जाना पड़ेगा अगर आरबीआई के पास रिजर्व नहीं है तो आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा अगर आईएमएफ के पास आरबीआई जाता है डॉलर की डिमांड फिर बढ़ेगी डॉलर की डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो मेरी रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी समझ में आ गया तो इस वजह से जो एक्सचेंज रेट है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये दोनों आपस में लिंक्ड है एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है तो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिसाइड होता है समझ में आ गया डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे तो डिमांड अगर किसी करेंसी की बढ़ जाएगी तो उस करेंसी के वैल्यू बढ़ जाएगी और दूसरी करेंसी की वैल्यू अपने आप घट जाएगी समझ में आ गया तो इस वजह से अब क्या होगा हायर इंपोर्ट्स लोन रिपेमेंट करने या कैपिटल आउटफ्लो होगा तो डिमांड बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो रुपी की वैल्यू क्या होगी डेप्रिशिएट होगी उस करेंसी के कंपैरिजन में तो आरबीआई को फॉरेक्स रिजर्व यूज करना पड़ेगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए और अगर फॉरेक्स रिजर्व नहीं है ठीक है तो उस केस में आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द डे रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट ही होगी तो इस वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट आपस में काफी ज्यादा रिलेटेड है ठीक है ये चीज ध्यान रखना इफ इंडिया इंपोर्ट मोर ऑयल मोर डॉलर्स नीडेड रुपी फॉल ठीक है ये तब का केस है जब आरबीआई के पास फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व नहीं है ठीक है
नेक्स्ट आ जाओ केस 2 बीओपी सरप्लस। बीओपी सरप्लस का मतलब क्या है? हम लोग कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है या एफडीआई से बहुत बढ़िया तरीके से पैसे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं पे कर पाऊँगी अपने इंपोर्ट्स के लिए अच्छे से। मुझे आईएमएफ के पास किसी भी कंट्री की करेंसी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, राइट? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में प्रॉफिट होगा मुझे, ऑब्वियसली मेरा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, एप्रिशिएट हो सकता है, समझ में आ गया, लेकिन डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारी कंट्री में डॉलर्स आएंगे, रुपी एप्रिशिएट होगा। आरबीआई को जो है मे बाय डॉलर्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव एप्रिसिएशन। अब मैं एक चीज समझाती हूँ आपको, इधर देखो। अभी $1 की वैल्यू जो है 80 रुपीज है, तो आरबीआई ऐसा भी कर सकती है कि अभी डॉलर्स खरीद ले। फ्यूचर में क्या होता है ना कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई है, ऑब्वियसली इस पे डिपेंड करता है। तो कहीं ऐसा हो गया कि रुपए की वैल्यू गिरने वाली हो गई, समझ में आ गया? तो उस केस में आरबीआई ने जो डॉलर्स खरीद रखे थे ना, वो आरबीआई को हेल्प कर जाते हैं, समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये काम करता है। या फिर रुपए की वैल्यू अगर फॉल नहीं भी की, लेकिन डॉलर की वैल्यू किसी और कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में अप्रिशिएट हो गई है, तो उस कंट्री को आरबीआई डॉलर्स बेच सकता है, समझ में आ गया? तो इस वजह से काम में आते हैं। नाउ एग्जांपल, हाई एफडीआई एफपीआई इनफ्लो बूस्ट करेगा बीओपी को, और जिससे हमारा रुपी जो है वो स्ट्रेंथन होगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, एक्सचेंज रेट अफेक्ट्स बीओपी। अब एक्सचेंज रेट कैसे अफेक्ट करता है? तो रुपी अगर आपका डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि रुपी की वैल्यू कमजोर हो रही है, रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि रुपी की वैल्यू आपकी स्ट्रेंथन हो रही है। तो अगर आपका रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट आपके चीप हो जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इंपोर्ट आपके डिक्रीज हो जाएंगे, और बीओपी जो है आपका इंप्रूव हो जाएगा, डेफिसिट आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? और अगर यहीं पे रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट होती है तो स्ट्रेंथन होगा, तो एक्सपोर्ट थोड़े से कॉस्टलियर हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट के चांसेस है एक्सपोर्ट गिर जाए। फिर आपका इंपोर्ट चीपर हो जाएगा, इंपोर्ट हो सकता है बढ़ जाए, तो बीओपी जो है आपका हो सकता है और ज्यादा डेफिसिट कॉज कर दे। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, देखो मैं बताती हूँ, ध्यान से समझना। अगर रुपी हमारा डेप्रिशिएट कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि $1 की जो वैल्यू है, पहले आपकी 80 रुपीज की थी, अब वो $1 की वैल्यू आपकी 85 रुपीज की हो गई है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये, अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगी ना, बाहर कुछ सामान बेचूंगी, तो वो सस्ता बिकेगा, समझ में आएगा, लेकिन मैं जो इम्पोर्ट करूंगी तो वो महंगा बिकेगा, 85 में खरीदना पड़ेगा मुझे, समझ में आ गया? तो एक्सपोर्ट आपका सस्ता हो गया, क्योंकि अब जो बाहर आप मान लो यूएसए को ही बेच रहे हो, तो पहले यूएसए $1 80 रुपए का सामान ले लेता था, अब वो $1 में 85 रुपीज का सामान लेगा, समझ में आ गया? तो इस वजह से आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट आपके इस वजह से बढ़ भी जाएंगे, यूएसए समझेगा कि अरे अभी तो मुझे 85 का सामान मिल रहा है $1 के बदले, तो क्यों ना मैं और चीजें खरीद लूं, ठीक है? तो इस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट आपके एक्सपेंसिव हो जाएंगे, पहले हम कुछ भी चीज आपका 80 रुपए में खरीद लेते थे, अब वही चीज हम आपका 85 में खरीदेंगे, ठीक है? तो इम्पोर्ट आपका हो सकता है डिक्रीज हो जाए। हम लोग सोचे बहुत महंगा हो रहा है यार, तो इम्पोर्ट नहीं करते हैं, तो आपका इस केस में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम होगा। तो एक्सपोर्ट आपका बढ़ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो यानी कि बीओपी आपका इंप्रूव हो रहा है, ठीक है? इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट या तो बैलेंस हो रहा है, या तो एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा तो बीओपी इंप्रूव होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा? रुपी एप्रिशिएट हो गया है, यानी कि रुपी की वैल्यू अब आपकी कितनी हो गई है? पहले 80 थी, $1, अब आपकी 75 हो गई है। तो अब यहाँ पे इसका केस क्या है? तो अब यहाँ पे हम लोग जो भी एक्सपोर्ट सामान बेच रहे हैं ना, यूएसए को थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पहले $1 में उसको 80 रुपीज का सामान मिलता था, अब $1 में उसको सिर्फ 75 रुपीज का सामान मिलेगा, ठीक है? तो एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा कॉस्टली हो गया है, तो यूएसए भी सोचेगा अभी थोड़ा महंगा है, बाद में मैं और चीजें लूंगा, अभी जहां मैं 20 यूनिट खरीदता था किसी चीज की, 10 ही यूनिट खरीदता हूँ मैं, समझ में आ गया? तो इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट गिर गए, एक्सपोर्ट गिर गए, इम्पोर्ट हमारे थोड़े सस्ते पड़ते हैं हमें अब इम्पोर्ट कैसे सस्ते पड़ते हैं? तो पहले 80 का था सामान, 80 रुपए में एक सामान मिलता था, अब 75 में एक सामान मिलता है, समझ में आ गया? तो हो सकता है क्योंकि मेरा इम्पोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाए, तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, समझ में आ गया? फिर इसके बाद है आरबीआई रोल्स इन मैनेजिंग द लिंक। अब आरबीआई जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कैसे मैनेज करता है, मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंटरवीन करता है टाइम टू टाइम, स्टेबलाइज करने के लिए रुपी को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए, या फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। अगर रुपी की वैल्यू कुछ ज्यादा ही आपकी गिर जाती है, तो इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्यों घाटा लगाएंगे अपना? तो इस वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, घाटा ना लगे, ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली काम करे, आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन करता रहता है, ठीक है? तो अभी आरबीआई कैसे करता है? तो टाइम टू टाइम बाय और सेल करके डॉलर्स को अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करता है। जब आरबीआई देख रहा है कि डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है मार्केट में, तो क्यों ना मैं डॉलर्स
आईएमएफ से कोई ना खरीदे, मेरे से ही खरीद ले, क्योंकि आईएमएफ के पास जाके डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगा ना, तो आरबीआई ही खुद क्या करेगा, डॉलर्स को सेल कर देगा उस केस में, ताकि डॉलर्स की वैल्यू ना बढ़े। ठीक है, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि मेरी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, समझ में आ गया। दूसरी चीज है आपका बाइंग डॉलर्स, तो ये कब बाय करेंगे, जब हमारी करेंसी की वैल्यू मतलब अप्रिशिएट हो रखी है, डॉलर आपका उस लेवल पे है, तो हम बाय कर लेते हैं, समझ में आ गया। तो ये था आपका मेथड। इसके बाद आ जाओ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है। जब मेरा इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, समझ में आ गया। तो क्या होता है, बीओपी क्राइसिस अकर्स व्हेन अ कंट्री कैन नॉट मीट इट्स इंटरनेशनल पेमेंट। तो जो मेरी इंटरनेशनल पेमेंट हो रही है ना, मैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, समझ में आ रहा है। फॉरेन करेंसी में मुझे चाहिए पैसे, लेकिन फॉरेन करेंसी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, समझ में आ गया। तो इसके कुछ की फीचर्स है। सबसे पहला तो फॉरेन करेंसी रिजर्व फॉल शार्पली, जो मेरा फॉरेन करेंसी रिजर्व था वो गिर गया है। दूसरा, डिफिकल्टी हो रही है मुझे मेरे इंपोर्ट के लिए, डेट के लिए या सर्विसेज के लिए पे करने में, जो भी मैंने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखे हैं या फिर जो भी पेमेंट्स मुझे फॉरेन करेंसी में करने, मैं वो नहीं चुका पा रही हूँ, समझ में आ गया। तीसरा, करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। चौथा, आपका इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के, ये आपके प्री में पूछे जा चुके हैं, इस वजह से आपको पता होने चाहिए। नाउ, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों होता है, ये सेम चीज है जो रिपीट हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है, इंपोर्ट हमने बहुत ज्यादा कर लिया है, एक्सेसिव हमने एक्सटर्नल डेट ले रखा है, तो डेट रीपेमेंट जो है, डेट मुझे चुकाना भी है, तो वो मेरे ऊपर बर्डन है। कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, इन्वेस्टर्स विड्रॉ कर रहे हैं अपने मनी को। फॉल हो रहा है एक्सपोर्ट या रेमिटेंसेस, फॉल हो रहे हैं, लोग बाहर जाके जो कमा के पैसे भेजते थे वो नहीं कमा के दे रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस हो सकता है बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गए हो, जिसका असर पड़ता है, ठीक है। या फिर ग्लोबली रिसेशन चल रहा है। तो ये कुछ आपके रीजंस हैं जो आप लोग मेंस में लिख के आ सकते हो, या प्री में कहीं आपसे बने क्वेश्चन तो वहां पे आप लोग लिख सकते हो, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे इन 1991 में बीओपी क्राइसिस आया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास इनफ थे सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूज सीएडी क्राइसिस आ गया था, हमारे डेट बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा सस्ते हो गए थे। पर जैसे तैसे हम लोगों ने वो सिचुएशन जो है टैकल कर ली, समझ में आ गया। तो ऐसी सिचुएशन आपके पास बनती ही रहती है। फिर एग्जाम्पल, हाउ इज बीओपी क्राइसिस मैनेज। अब बीओपी क्राइसिस आप मैनेज कैसे कर सकते हो, तो बहुत सारे तिगड़म लगा के आपको ये करना पड़ता है, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए होता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत होती है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप करके बीओपी क्राइसिस को मैनेज करते हो। सबसे पहले तो यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कैसे इस्तेमाल करता है आरबीआई समझा दिया मैंने। फिर आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी कि आप आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या जो भी आपकी फ्रेंडली कंट्रीज है उनसे आप लोन ले लो, जैसे कि 1991 में इंडिया ने लोन लिया था आईएमएफ से, समझ में आ गया। तो इस तरीके से फिर आपका एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, यानी कि जब आप देख रहे हो कि आपकी करेंसी बार बार डेप्रिशिएट हो रही है, तो आप क्या करो, अपनी करेंसी के रेट को थोड़ा मैनेज करो, कोई और करेंसी रेट सिस्टम अपनाओ, तो इस तरीके से काम करो। इसके बाद है पॉलिसी मेजर्स, तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इन तीनों ही जगह पे काम करो आप लोग। फिस्कल मेजर्स अपनाओ, जिससे आपका गवर्नमेंट का डेफिसिट कम हो। नॉन असेंशियल इंपोर्ट्स को कट करो, जो जरूरी नहीं है और मैं फिर भी इंपोर्ट कर रही हूँ अपनी कंट्री में, उनको कट कर दो, वो नहीं मंगवाने हमें। मॉनेटरी मेजर्स, इंटरेस्ट रेट को हाई करो जिससे कैपिटल इनफ्लो हो। इसका ट्रेड पॉलिसी, तो ऐसी ट्रेड पॉलिसीज लेके आओ जिससे आपके साथ बाकी की कंट्रीज भी जो है वो ट्रेड करना चाहें, समझ में आ गया। फिर है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, तो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, एनकरेज एफडीआई एफपीआई। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आपका थोड़ी छूट दो अपनी पॉलिसीज में, ठीक है, थोड़े लिबरल बनो, जिससे आपके कंट्री में एफडीआई और एफपीआई हो सके। मैं एक चीज आपको समझाती हूँ। एफडीआई ना बेसिकली फॉरेन से कोई आता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको ना बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। सिमिलरली एफपीआई जो होता है, फॉरेन से जो भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट, उसमें भी लोगों को बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है इन्वेस्ट करने से पहले, तो बहुत सारा तामझाम होता है। तो उसको थोड़ा आप लोग उन कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आओ जिससे इतना हेडेक ना लगे उनको इन्वेस्ट करने से पहले, तो उस चीज को लिबरलाइज करो। डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड ओपननेस, ये सारी चीजों का आप लोग इस्तेमाल करो। जैसे 1991 में हुआ था एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, करेंसी डिवैल्यूएशन, आईएमएफ ने सपोर्ट किया था। तो कुछ आप ऐसे तरीके अपनाओ, इन पॉलिसीज का इस्तेमाल करो जिससे इससे बचा जा सके, समझ में आ गया। तो ये था पूरा सेशन आपका। आई होप आप लोगों को आज समझ में आया हो बहुत अच्छे से। अब इधर आ जाओ जरा ऊपर, देखो हम लोगों ने बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक्सचेंज रेट, इनके बीच का
रिलेशन समझा कि एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपस में कैसे रिलेटेड है। फिर हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट के बीच का रिलेशन समझा कि कैसे रिलेटेड है ये आपस में। फिर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, क्या है, ये आपका मेंस के पर्पस से आ सकता है, ठीक है? अब एक बात सुनो, है एक ही चीज़, एक ही कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बढ़ने पे क्या-क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, समझ में आ गया? अगर आप लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर आई थिंक जब मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत अच्छे से समझाया था, वो अगर आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा तो आपको आज का लेक्चर कुछ लगा ही नहीं होगा कि आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, रिवीजन ही लगा होगा वो, ठीक है? तो बस वही है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट आपस में रिलेटेड ही है, कुछ ऐसा ऊपर-नीचे नहीं है। बट ये अगर आपको समझ में आ गया तो इट्स वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड समझ में आ गया? तो आज के लिए ना इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो सेशन आज का। बाकी ये नोट्स अगर आपको परचेज़ करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा परचेज़ करने का एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट रिग्रेट दिस क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्री के लिए 500 क्वेश्चंस करेंगे जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। मेंस के लिए करेंगे क्वेश्चंस प्रिपेयर जिससे आपकी मेंस और प्री दोनों लेवल की ही प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो इकोनॉमी को लेके, ठीक है? सो डोंट वरी एट ऑल एंड इसकी भी क्वेश्चंस कर लेंगे प्रैक्टिस पर मेजॉरिटी कोशिश करना कि अभी तक आप लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको 3-4 बार सुनो, 3-4 बार समझो तो आपको ईज़ी टू अंडरस्टैंड लगेगा ये एंड करेंगे इसके क्वेश्चंस आगे आने वाले लेक्चर्स में भी इसको कवर करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।